नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से मैं भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व मानचित्र की सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं और हम वर्ल्ड मैप को अगर देखें तो हमारे पास 6 महाद्वीप हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशानिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता है। इसके अलावा काफी दिनों से एक और महाद्वीप चर्चा में रहा, जिसको जीलैंडिया नाम दिया गया है। उस महाद्वीप में भी हम अंत में चर्चा इस सीरीज में करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने वर्ल्ड मानचित्र का जो सीरीज है नॉर्थ अमेरिका से प्रारंभ करेंगे और इसी क्रम में बढ़ते हुए हम एशिया और फिर हम एंट्री करेंगे भारत के मानचित्र में। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका के मानचित्र को हम समझते हैं और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम 2 बातें पढ़ेंगे। एक, उस कॉन्टिनेंट के संदर्भ में उसका भौतिक मानचित्र क्या है, जिसमें पर्वत, पठार, माउंटेन्स, झीलें, नदी, ये तमाम चीजें होंगी। और दूसरा, इसका जो पॉलिटिकली मैप है, राजनीतिक मानचित्र, उस संदर्भ में भी हम प्रत्येक कॉन्टिनेंट को देखते चलेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, जिसका मानचित्र आपके सामने है। और एक महत्वपूर्ण बात, परीक्षा के लिहाज से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता जाऊंगा और आपसे आशा है कि आप इन्हें अपने नोटबुक में स्थान दें। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका का जो ये मैप आपके सामने है और इसमें कुछ बाउंड्रीज भी दी हुई है। एक बार मैं आपको रफली से बता देता हूं। नॉर्थ अमेरिका में 3 प्रमुख देश हैं। एक है कनाडा, दूसरा है यूएसए और तीसरा प्रमुख देश इसमें है मैक्सिको। इसके अलावा हम बात करेंगे ग्रीनलैंड द्वीप को लेकर के। अलास्का का जो क्षेत्र है, इस पे भी हम अलग से बात करेंगे। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में इस लोकेशन पर यूएसए का ही एक हवाई द्वीप भी स्थित है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा जो मैक्सिको से जो नीचे का एरिया है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक, इसके अलावा ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सब एक प्रकार से लैटिन अमेरिका के देश हैं। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि जो कैरिबियन सागर के जो ये छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, इनका संबंध है एंटीलीज के देश। इनको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका के मानचित्र से। थोड़ा सा संक्षेप में इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कोलंबस नाम का एक शख्स है जो यूरोप से बिलोंग करते हैं। और कोलंबस का नाम इसलिए यहां पे लिया गया है कि कोलंबस एक समुद्री यात्री थे जो भारत की खोज पर निकले थे। लेकिन भारत की खोज पर जब कोलंबस निकले तो इन्होंने अपना मार्ग भटक दिया और उसके बाद ये जा पहुंचे इस नए क्षेत्र में, इस नए भूभाग में। और 1492 में
जब कोलंबस इस क्षेत्र में पहुंचे, जो उनके लिए एक नई जगह थी, तो फिर उन्होंने इस नॉर्थ अमेरिका को एक नाम दिया और उसे कहा गया नई दुनिया का देश। इसके अलावा दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका जुड़ा है फिर साउथ अमेरिका से, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जहां पर जुड़े हुए हैं, इस स्थान को पनामा एस्थमस कहा जाता है, या पनामा स्थल डब्रू मध्य स्थल संधि भी से कहा जा सकता है। और जो एस्थमस है या जो स्थल संधि का अर्थ यह होता है कि ऐसा संकीर्ण क्षेत्र, स्थल का एक ऐसा छोटा सा या संकीर्ण सा भूभाग है जो दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, जबकि दो जो महासागर हैं, अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर को एक दूसरे से अलग भी कर रहा है। ठीक इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर एस्थमस है, स्थल संधि है, वो है पनामा स्थल संधि, जिसपे अब पनामा को काट करके अब इसी पनामा एस्थमस पर अब पनामा जो नहर है, जो आपने सुना भी होगा, इसका इसमें निर्माण किया गया है और उस नहर पर जो अभी अधिकार है वो पनामा देश का है। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत करूं तो मैं यहां पर सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूं, और भूगोल के संदर्भ में जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं ग्लोब के संदर्भ में, इन्हें कहा जाता है देशांतर या लॉन्गिट्यूड। तो जो ये लगभग जो ये मैंने वर्टिकल रेखा यहां पे खींची, तो इसे मैं नाम दे रहा हूं 100 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर इसलिए इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका के लिए कि जो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसकी जो अधिकांश जनसंख्या है, और आप ये मान के चले कि लगभग 85% जो जनसंख्या है, या 85% से जो ज्यादा जनसंख्या का जो बसाव है, वो इसी 100 डिग्री ईस्ट देशांतर के पूर्व में बसती है। तो इस महाद्वीप की जो अधिकांश जनसंख्या है, चाहे उसमें कनाडा हो या बड़ा देश यूएसए हो या मैक्सिको हो या और भी एंटिलेज के देश हो या लैटिन अमेरिका के देश हो, तो इसका जो 85% जो जनसंख्या है इस 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में अवस्थित है। इसलिए ये देशांतर इस कॉन्टिनेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, हम यहां पर एक द्वीप को देख रहे हैं, और नॉर्थ अमेरिका के ही भौगोलिक क्षेत्र में द्वीप शामिल है, और इस द्वीप को कहा जाता है ग्रीनलैंड करके। ग्रीनलैंड को लेकर के दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला यह है कि ग्रीनलैंड न केवल इस नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है क्षेत्रफल के अनुसार, वैसे ही विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई द्वीप है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो ग्रीनलैंड द्वीप को माना जाता है। तो ये देश न होकर अभी ये केवल द्वीप के ही रूप में है। दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि ग्रीनलैंड भले ही हमारे नॉर्थ अमेरिका के मानचित्र में है, तो नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट हो गया भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, लेकिन इसके बावजूद भी इस ग्रीनलैंड द्वीप पर अमेरिका, कनाडा या मैक्सिको या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी देश का इस पर अधिकार नहीं है। तो प्रश्न ये है कि ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है? तो देखिए, ग्रीनलैंड भले ही नॉर्थ अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र में हो, लेकिन इस पे जो अधिकार है वो यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, आपने उसका नाम सुना होगा, डेनमार्क। तो डेनमार्क का इस पर एक प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण है, उसके ये अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक, इसलिए ये इंफॉर्मेशन भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक की हम बाद में बात करेंगे जब हम माउंटेन्स को लेंगे, लेकिन अगर हम केवल ग्रीनलैंड की बात करें
तो ग्रीनलैंड के इस हिस्से में, जो कि लगभग इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है, तो यहां पर एक पीक है, महत्वपूर्ण चोटी है, जिसका नाम है माउंट गुन बिजॉर। तो माउंट गुन बिजॉर आप ध्यान रखिएगा, आप नोट भी कर सकते हो इसको। तो ग्रीनलैंड की जो हाईएस्ट पीक है, जो सर्वोच्च इसका जो बिंदु है, वो माउंट गुन बिजॉर माना जाता है। तो ये ग्रीनलैंड के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा ग्रीनलैंड काफी उत्तर की ओर है पृथ्वी पर, ठीक। हम ये मान के चलते हैं कि ये इधर उत्तर में आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में स्थित है, शीतोष्ण और शीत जलवायु है, बड़ी विषम परिस्थितियां यहां पर होती है। तो यहां पे आसान नहीं है कि मानव समुदाय यहां पर बच सके, इसलिए एक प्रकार से ये मानव विहीन क्षेत्र है। लेकिन ये अवश्य है कि यहां पर इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जो आपने सुना भी होगा, और जनजाति को कहा जाता है एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति का संदर्भ केवल नॉर्थ अमेरिका से है, बाकी किसी महाद्वीप से नहीं है। और नॉर्थ अमेरिका का जो भी आर्कटिक तटीय क्षेत्र है, चाहे वो ग्रीनलैंड का आर्कटिक क्षेत्र हो, चाहे वो कनाडा का आर्कटिक तटीय क्षेत्र हो, या फिर वो अलास्का का आर्कटिक तटीय क्षेत्र हो, तो इन तीनों क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है, ठीक। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, अगर आपसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या एस्किमो जनजाति यूएसए में पाई जाती है, ठीक, तो इसका उत्तर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि जो ये अलास्का है वो कहीं ना कहीं किसका क्षेत्र है, वो यूएसए का ही क्षेत्र है, इसलिए हम ये मानेंगे कि यूएसए देश में भी एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ठीक। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं अलास्का क्षेत्र को लेकर के। ये जो अलास्का क्षेत्र आप देख रहे हो, ये इसी देश का पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और ये अलास्का क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, बिहार है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ऐसे ही ये जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी संयुक्त होकर बना, कई राज्यों से मिलकर बना। यहां भी इस समय 51 राज्य हैं, और इसका जो सबसे बड़ा प्रांत है यूएसए का, वो सबसे बड़ा प्रांत जो है अलास्का ही माना जाता है, इसका सबसे बड़ा प्रांत, ठीक, यूएसए देश का। और इस अलास्का की जो राजधानी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इस अलास्का की जो राजधानी है उसका नाम है जुनेऊ, ठीक है। तो जुनेऊ किसकी राजधानी है? अलास्का की। अलास्का किसका सबसे बड़ा प्रांत है? यूएसए का। अलास्का किसका क्षेत्र है? यूएसए का क्षेत्र है। और ये अलास्का यूएसए के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलास्का का जो क्षेत्र है, यहां पर विशाल मात्रा में तेल और गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। भले ही विषम भौगोलिक परिस्थिति, विषम जलवायु परिस्थिति से इन संसाधनों का भले ही दोहन न हो पाया हो, लेकिन यूएसए के लिए जो अलास्का का क्षेत्र है, यह महत्वपूर्ण संसाधनों में, जिसमें तेल और गैस मुख्य रूप से हैं, उन संसाधनों के भंडार के लिए अलास्का क्षेत्र प्रमुखता से जाना जाता है। इसलिए यूएसए के लिए अलास्का महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका या जो यूएसए है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर है, और इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी क्षेत्र है वो अटलांटिक महासागर है। बाकी उत्तर में आप जानते हो आर्कटिक ओशियन है। अब यूएसए के अगर हम पश्चिम में जाएं, प्रशांत महासागर की ओर जाएं, तो यहां पर एक लोकेशन हमें मिलती है, और उस लोकेशन को नाम दिया जाता है हवाई द्वीप, ठीक। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में मैंने कहा कि कुल 51 प्रांत है, ठीक। पहले 50 थे, लेकिन जो 51वां जो नया प्रांत बना है, वो अब हवाई द्वीप को ही प्रांत का दर्जा दिया गया है, ठीक। समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है, यूएसए के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी हवाई द्वीप माना जाता है। और इस हवाई द्वीप जो ये प्रांत है, इसकी राजधानी का अगर नाम देखा जाए, इसकी राजधानी को कहते हैं होनोलुलु, जो कि अपने आप में एक बंदरगाह है, एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह अमेरिका के लिए है। होनोलुलु जो कि बंदरगाह शहर है,
हवाई द्वीप की एक राजधानी भी है। तो होनोलुलु इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैसिफिक ओशियन के एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, और इसी पैसिफिक ओशियन से जब हम आगे पीछे की ओर जाते हैं, वेस्ट की ओर जाते हैं, तो हमें एशिया महाद्वीप मिलता है, जहां पर जापान, चाइना, ये तमाम बड़े बड़े देश हैं। तो अगर एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच जब भी समुद्री व्यापार होगा, तो समुद्री व्यापार का जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो एक महत्वपूर्ण जंक्शन है बंदरगाह के रूप में, वो होनोलुलु के नाम से जाना जाता है। इसीलिए समुद्री व्यापार के लिहाज से और पैसिफिक महासागर में अवस्थिति के कारण इसको एक नाम दिया जाता है, और ये कई बार एग्जाम्स में भी आता है कि क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक विश्व में किसे कहा जाता है, तो वो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु को ही यहां पर कहा जाता है। तो ये थी नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका में ग्रीनलैंड के साथ अलास्का और होनोलुलु के बारे में परीक्षा के लिहाज से कुछ संक्षिप्त जानकारियां। अब हम इसके दूसरे भाग में अगर आए, तो नॉर्थ अमेरिका में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नॉर्थ अमेरिका को हम अलग अलग संदर्भों में देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे। इसी क्रम में हम नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे कि यहां पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, और इन पर्वत श्रेणियों से जुड़े यहां पर कौन कौन से पर्वतों की मुख्य चोटियां, कौन कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में हम नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं, इन पर बात करेंगे। नेक्स्ट बिंदु में नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी लेक्स हैं, कनाडा में कौन सी झील है, यूएसए में जो एक ग्रेट लेक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, इसी पर बात करेंगे, झीलें और जो अमेरिका की बृहद झीलें हैं। और आज के भाग 1 में हम अंत में चर्चा करेंगे कि यहां पर इन देशों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। भौगोलिक क्षेत्र, पर्वत श्रेणियां, पर्वतों की चोटियां, पठार, इंपॉर्टेंट लेक्स और यहां की इंपॉर्टेंट रिवर्स को आज हम नॉर्थ अमेरिका पार्ट 1 में कवर करने जा रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्र से अगर हम इसकी शुरुआत करें, तो भौगोलिक क्षेत्र आप देख सकते हैं मानचित्र में, एक तरफ प्रशांत महासागर पश्चिम में है, अटलांटिक महासागर पूर्व में है। तो इन दोनों महासागरों के बीच में जो ये स्तरीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हम देखेंगे कि भौगोलिक रूप से यहां पर क्या क्या उच्चावच या लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो देखिए, इधर का क्षेत्र हो गया प्रशांत महासागर। उसके बाद जो ये पश्चिम का क्षेत्र है, नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट का जो एरिया है, यहां पर बहुत सारे आपको पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी, और इन्हीं पर्वत श्रेणियों को एक नाम दिया गया है क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है। एक शब्द का यहां पर प्रयोग हुआ है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रशांत महासागर का जो ये तटीय क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका का, तो इस तटीय क्षेत्र में पश्चिमी कॉर्डिलेरा विद्यमान है। अब ध्यान दीजिए, ये कॉर्डिलेरा शब्द क्या है, ये किस चीज को डिनोट करता है? तो कॉर्डिलेरा शब्द का अर्थ यह हुआ कि जिस क्षेत्र में बहुत सारे पर्वत हो या पर्वत श्रेणियां हो, और उन पर्वतों का जो निर्माण है या उनकी जो उत्पत्ति है अलग अलग कालों में हुई है, तो विभिन्न कालों में निर्मित पर्वतों की जो श्रेणियां हैं, उनका जो समूह है,
उसी को नाम दिया जाता है कॉर्डिलेरा। तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम भाग में अलग अलग काल में अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ है, चाहे वो रॉकी हो, सियरा नेवादा हो, कास्केड रेंज हो या कॉस्ट रेंज हो, इन सभी को एक शब्द दिया गया है पश्चिमी कॉर्डिलेरा। तो पश्चिमी भाग जो इसका पर्वतीय क्षेत्रों से शुरू होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अगर हम पूर्व में जाएंगे, ईस्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, इसके बाद आपको कुछ पठार भी आपको मिलेंगे इसी सीक्वेंस में, उत्तर से दक्षिण की ओर पठारी संरचना भी यहां पर काफी है। पर्वत और पठार से और ईस्ट में जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा यहां पर फिर आंतरिक मैदान, ठीक, कुछ प्लेन का एरिया भी यहां पर है। आंतरिक मैदान से जब हम और ईस्ट में जाएंगे तो इस क्षेत्र में आपको एक और पर्वत दिखाई देगा और उस पर्वत को नाम दिया जाता है अपलेशियन पर्वत, ठीक है। तो इसे क्या नाम दिया गया? अपलेशियन पर्वत नाम दिया गया। और इसी अपलेशियन पर्वत का जो ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है इसे ब्लू रिज कहा जाता है। और इसी ब्लू रिज पे एक महत्वपूर्ण चोटी है माउंट मिशेल, वो अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद अपलेशियन पर्वत से हम और ईस्ट की ओर जाएंगे। इसी अपलेशियन पर्वत के गिरिपथ पर एक पठार आपको दिखाई देगा और उस पठार को कहा जाता है पीठ माउंट का पठार, जो कि गिरिपदीय या पर्वतपदीय पठार का उदाहरण माना जाता है। और अपलेशियन पीठमान का पठार के बाद फिर से हम समुद्री क्षेत्र में आ जाएंगे और यहां पर मिलेगा आपको फिर से एक बृहद महासागर, जिसे हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। संक्षेप में फिर से देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका की भौगोलिक संरचना, उसका भौगोलिक क्षेत्र प्रशांत महासागर से आ गया है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा है, बहुत सारे पर्वतों का यहाँ पर समूह है जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे, कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी यहाँ पर पर्वत चोटियां हैं। उसके बाद कौन कौन से यहाँ पे पठार है, इन पर बात करेंगे। आंतरिक मैदान है, अपलेशियन पर्वत की बात मैंने आपको बताई, पीडमॉन्ट का पठार पड़ेगा और फिर से इसकी संरचना में हमें ईस्ट में समुद्री अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र दिखाई देता है, ठीक। आप इन सभी जानकारियों को अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, पर्वत श्रेणियां, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि यहां पर कौन कौन सी पर्वतों की चोटियां हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक। यानी कि ये पर्वत श्रेणियां जिसको कि हम यहां पर कॉर्डिलेरा नाम दे रहे हैं। तो इस पश्चिमी कॉर्डिलेरा में कौन कौन से माउंटेन रेंज मिलती हैं, और अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उसकी कोई विशेषता है, तो वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस तरीके से, मैं इसको बना रहा हूं, पूरी एक रेंज है। एक रेंज ये है, अलग अलग पर्वतों की रेंज है इस तरीके से। सबसे ऊपर मैं लिख रहा हूं इसको ब्रुक्स रेंज, ठीक है। इधर जो ये श्रेणी है इसको नाम दिया गया अलास्का रेंज। इसके बाद ये पूरी श्रेणी जो कि अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के देशों तक एक लंबी श्रृंखला के रूप में है, बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, इसे नाम देते हैं हम रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन। इसके अलावा कनाडा और बात करें अमेरिका की, इन दोनों ही देशों में एक कॉस्ट रेंज भी है। केवल अमेरिका में एक और श्रेणी है जिसको कास्केड रेंज कहा जाता है, कास्केड पर्वत।
केवल अमेरिका में एक और पर्वत है जिसे कहा जाता है सियरा नेवादा माउंटेन। तो पश्चिमी कॉर्डेरा के ये सभी अलग अलग पर्वतीय क्षेत्र हैं। फिर से देख लीजिए, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज और रॉकी पर्वत का तो पूरा विस्तार दक्षिण तक है नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा कॉस्ट रेंज, कास्केड रेंज और एक है आपका सियरा नेवादा रेंज या पर्वत क्षेत्र। अब इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अपलेशियन पर्वत तो हमने पहले ही देखा था, वो इस तरफ है अटलांटिक महासागर की तरफ। बाकी पश्चिमी कॉर्डेरा आपका प्रशांत महासागर की ओर है। ब्रुक्स रेंज की अगर हम बात करें तो ब्रुक्स रेंज का जो विस्तार है वो अलास्का में, अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रॉकी पर्वत है जिसका कि उत्तरी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण तक विस्तार देखने को मिलता है, एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो आप यहां पर एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखें, जो ये रॉकी पर्वत है, इस रॉकी पर्वत को ही अलास्का में ब्रुक्स रेंज के नाम से जाना जाता है। ये रॉकी लेकिन इसका नाम यहां पर क्या है, ब्रुक्स रेंज है। लेकिन इसी अलास्का में एक अलास्का रेंज भी है वेस्ट की तरफ, लेकिन इस अलास्का रेंज का संबंध रॉकी माउंटेन से नहीं है। ये अलग पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिमी कॉर्डेरा का एक अलग पर्वत है। तो अलास्का में ब्रुक्स रेंज का संबंध रॉकी माउंटेन से है, लेकिन अलास्का में अलास्का रेंज अपने आप में एक अलग पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा कॉस्ट रेंज, कास्केड रेंज और सियरा नेवादा ये अलग अलग पर्वत है, इनका संबंध भी रॉकी पर्वत से नहीं है, ये अलग पर्वत श्रेणी है, इसी पश्चिमी कॉर्डेरा का पार्ट माना जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, इसमें जो ये पर्वत श्रेणियां हैं, तो इन्हीं में से जो ये पर्वत श्रेणी आप देख रहे हो अलास्का रेंज, ठीक है, यहां पर ये अलास्का रेंज है। तो यहां पर एक पर्वत हमें मिलता है, एक पर्वत दिखाई देता है और उस पर्वत को मैं इस कलर से डिनोट कर रहा हूं। यहां पे एक पर्वत है और इस पर्वत को नाम दिया जा रहा है माउंट मैककिनले, ठीक है। तो माउंट मैककिनले इस नॉर्थ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट पीक है, इसलिए क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का जो सर्वोच्च बिंदु है, जो इस पूरे महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो माउंट मैककिनले को माना जाता है। और इस माउंट मैककिनले की जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो अलास्का क्षेत्र में है। अलास्का जानते हो यूएसए का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। और इस माउंट मैककिनले जिसकी अवस्थिति अलास्का क्षेत्र में है, ये इसी अलास्का पर्वत का एक हिस्सा है। और अलास्का पर्वत रॉकी का पार्ट नहीं है, रॉकी का पार्ट तो ब्रुक्स रेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माउंट मैककिनले है, जो नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका संबंध रॉकी पर्वत से नहीं है, इसका संबंध अलास्का में अलग से अलास्का रेंज से है, ठीक है। अब इस इंपॉर्टेंट पीक का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम बदला गया है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चोटी को खोजा था, उन्हीं के नाम पर इसका नया नाम पड़ा है माउंट डेनाली, माउंट डेनाली। अब माउंट मैककिनले को हम माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये हो माउंट मैककिनले ना हो और नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक अगर पूछी गई हो, तो आप ऑप्शन में माउंट डेनाली को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक। तो माउंट मैककिनले आल्सो कॉल्ड माउंट डेनाली, इसके नाम पर अब इसका नाम परिवर्तन हुआ। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट मैककिनले या माउंट डेनाली है। लेकिन अगर केवल बात करें कि यूएसए देश की हाईएस्ट पीक कौन सी है,
केवल यूएसए कंट्री की, तो उसका भी आंसर माउंट मैकिनले ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अलास्का में ये पर्वत है, ये माउंटेन पीक पे है। तो जब अलास्का अमेरिका का पार्ट है तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है वही इस यूएसए देश की भी क्या होगी? सर्वोच्च चोटी होगी। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकानले, और केवल यूएसए की भी जो हाईएस्ट पीक है वो भी माउंट मैकानले को ही माना जाएगा। इसके अलावा थोड़ा हम सीक्वेंस में चलें, दक्षिण की तरफ आए तो लगभग इस लोकेशन पे, ये कनाडा की लोकेशन है, और इस लोकेशन पर आपको एक और पीक मिलेगी जिसे माउंट लोगन कहते हैं। और माउंट लोगन क्योंकि इसकी अवस्थिति कनाडा में है तो ये कनाडा की एक सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसके अलावा जब हम आते हैं कॉस्ट रेंज और कास्केड रेंज की तरफ, जो कि कार्डिला का ही पार्ट है, तो कॉस्ट और कास्केड रेंज की तीन इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, लेकिन इन तीनों का संबंध जो है एक प्रकार से यूएसए ही देश से है। इन चोटियों के नाम मैं लिख दे रहा हूं जो कि कास्केड रेंज से संबंधित है। तीन इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, एक का नाम है माउंट रेनियर, दूसरा है माउंट हुड और तीसरा है माउंट शास्ता। ये यूएसए में कास्केड रेंज की श्रेणी में पड़ती है। माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट शास्ता, ये तीनों ही इस यूएसए की या इस नॉर्थ अमेरिका के वोल्केनो पीक्स हैं, यानी कि एक ज्वालामुखी चोटियों के रूप में जानी जाती है। और दक्षिण में आएंगे, अमेरिका में सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी भी है, और इसी सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी में एक पीक आपको मिलेगी, आप अपने एटलस में भी सर्च कर सकते हैं, और उस पीक का नाम है माउंट विटनी। माउंट विटनी जो कि सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। माउंट विटनी इसलिए इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, यूएसए के लिए, क्योंकि हमने पहले कहा था कि यूएसए की केवल इस देश की बात करें, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वही है जो नॉर्थ अमेरिका की अलास्का का पार्ट है, माउंट मैकिनले या डेनाली। लेकिन अगर यूएसए की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, दूसरी इसकी सर्वोच्च अगर कोई चोटी है इस देश के संदर्भ में, तो माउंट विटनी है, और इस माउंट विटनी की जो लोकेशन है वो सियरा नेवादा पर्वत क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर हम रॉकी माउंटेन की बात करें तो माउंट विटनी के ही थोड़ा सा ईस्ट में अगर हम जाए तो लगभग इस लोकेशन पर आपको एक और पीक मिलेगी जिसको कि हम माउंट एल्बर्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पीक है माउंट एल्बर्ट, और माउंट एल्बर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माउंट एल्बर्ट रॉकी जो पर्वत, जो कि सबसे लंबा पर्वतीय क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका का, तो उस रॉकी पर्वत केवल और केवल रॉकी माउंटेन्स की जो हाईएस्ट पीक मानी जाएगी वो माउंट एल्बर्ट को माना जाएगा। ठीक है, तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकानले, यूएसए की हाईएस्ट पीक भी माउंट मैकानले क्योंकि अलास्का यूएसए का पार्ट है, यूएसए की सेकेंड लार्जेस्ट पीक माउंट विटनी, लेकिन वो सियरा नेवादा पर्वत पे है, और केवल रॉकी पर्वत जिसका विस्तार अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको से लेकर दक्षिण तक है, तो केवल इस रॉकी पर्वत की जो हाईएस्ट पीक मानी जाएगी माउंट एल्बर्ट मानी जाती है, और इस माउंट एल्बर्ट की लोकेशन कहीं न कहीं इसी यूएसए देश में, ठीक यहीं पर ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पर्वतों को लेकर के, थोड़ा सा हम अपलेशियन पर्वत को लेते हैं, उसके बाद हम इसके पठार वाले भाग पर जाएंगे। अपलेशियन पर्वत की मैंने बात की जो कि यूएसए के ईस्ट की तरफ स्थित है। इस अपलेशियन पर्वत का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, इस दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता है ब्लू रिज। ठीक है, और इसी अपलेशियन पर्वत का जो दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है ब्लू रिज, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पीक है जिसको हम कहते हैं माउंट मिशेल
और ये माउंट मिशेल जो है इस अपलेशियन पर्वत की एक इंपॉर्टेंट पीक है। ठीक, केवल अपलेशियन पर्वत के संदर्भ में माउंट मिशेल जो कि ब्लू रिज पे या कटक पे अवस्थित है, इसको इसकी हाईएस्ट पीक माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से पठारी क्षेत्र हैं। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से पठारी क्षेत्र हैं, इनको देख लेते हैं। इसका भी एक क्रम हम लेके चलेंगे। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका के पठारी क्षेत्रों में सबसे उत्तर में, इसको हम देखें तो जो मैं ये 1 पॉइंट लिख रहा हूं, ये है यूकान का पठार, यूकान प्लेटो। जो ये नंबर 2 पॉइंट है, कनाडा में पड़ेगा। ये भी एक पठारी क्षेत्र है। इसे कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक प्रांत का भी नाम है, उसी के नाम पर इसको ब्रिटिश कोलंबिया पठार कहा गया। इसी क्रम में हम थोड़ा दक्षिण की ओर जाएंगे, लगभग तीसरी लोकेशन। कुछ हिस्सा कनाडा में है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो हिस्सा है यूएसए देश में है। बड़ा इंपॉर्टेंट पठार है। इसे कहा जाता है कोलंबिया का पठार या कोलंबिया इसमें का पठार। कोलंबिया वहां पे प्रांत भी है, कोलंबिया नदी का भी नाम है, कोलंबिया पठार का भी नाम है। कोलंबिया पठार से हम दक्षिण में आएंगे, लगभग इस लोकेशन पर इस पठार को नाम दिया जाता है ग्रेट बेसिन का पठार। और दक्षिण में आएंगे तो लगभग इस कोलोराडो राज्य में, कोलोराडो नाम से एक पठार है, ये नदी का भी नाम है, यूएसए के एक प्रांत का भी नाम है। और दक्षिण में हम जाएंगे मैक्सिको के इलाके में, तो यहां पर मैक्सिकन प्लेटो आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी मैक्सिको के पठार को एक और नाम दिया जाता है, जिसे कहा जाता है चियापास का पठार। तो देखिए, इंपॉर्टेंट कौन कौन से पठार सीक्वेंस में अगर हम देखें, यूकान का पठार अलास्का क्षेत्र में है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कनाडा में है, कोलंबिया का पठार का मुख्य हिस्सा यूएसए में है, ग्रेट बेसिन इन सभी में सबसे बड़ा पठार है। नंबर 5 पे आएंगे कोलोराडो का पठार, और फिर मैक्सिको का जो पठार है जिसको हम नाम देते हैं चियापास का पठार। ये नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट पठार है। इसके अलावा इस लोकेशन पर अमेरिका में ओजार्क का जो पठार है, टिन लेड जैसे धातु के बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अपलेशियन का जो गिरपदीय क्षेत्र में, जो हमने इससे पहले की स्लाइड में देखा था, उसे कहा जाता है पीडमोंट का पठार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटो हैं इस महाद्वीप के। यूकान का पठार की लोकेशन अलास्का में है। ब्रिटिश कोलंबिया जो कि प्रांत भी है इसी नाम से कनाडा का, लोकेशन कनाडा में है। आपने येलोस्टोन नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध नेशनल पार्क है नॉर्थ अमेरिका यूएसए का। तो येलोस्टोन नेशनल जो पार्क है उसका संबंध भी कहीं न कहीं इसी कोलंबिया के पठार से है। ग्रेट बेसिन इन सब में सबसे बड़ा पठार है। अगर इन सभी पठारों में देखा जाए तो एक कॉमन सी बात है कि ये सभी पठार जो है लगभग 1 से लेकर जो 6 तक के पठार हैं, ये इसी कॉर्डिलेरा जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके साथ पाए जाते हैं। इसलिए अगर मैं यहां पर कोलोराडो के पठार को छोड़ दूं तो बाकी सभी जो पठार हैं वो अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण माने जाते हैं या इंटर
प्लेटो या इंटरमाउंटेन प्लेटो इनको कहा जाता है। और अंतर पर्वतीय पठार का मतलब यह हुआ कि ऐसे पठार जो चारों ओर पर्वतों से घिरे हैं उन पठारों को कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। तो कोलोराडो का जो पठार है उसको छोड़कर बाकी सभी जो उदाहरण है वो इसी अंतर पर्वतीय या इंटरमाउंटेन पठार के एग्जाम्पल माने जाते हैं। लेकिन कोलोराडो किसका एग्जाम्पल है और जो पीडमॉन्ट किसका एग्जाम्पल है? तो कोलोराडो जो पठार है वो कहीं ना कहीं रॉकी पर्वतीय गिरिपथ पे है, ठीक उसी प्रकार जैसे पीडमॉन्ट पठार की लोकेशन अपलेशियन पर्वतीय गिरिपथ पे है। इसलिए कोलोराडो और आपका जो पीडमॉन्ट का पठार है, ठीक, ये दोनों जो है एक प्रकार से गिरिपदीय या पर्वतपदीय पठार के उदाहरण माने जाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में पीडमॉन्ट का ही पठार कहते हैं। इसके अलावा कनाडा की जो लोकेशन है, इस लोकेशन में भी एक बहुत बड़ा पठार पाया जाता है जिसे हम कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। शील्ड का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट पठार, बड़ा पठार, और बड़ा है इसलिए ये महाद्वीपीय पठार का एग्जांपल है। कैनेडियन शील्ड या कैनेडियन पठार की खास बात यह है नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में, क्योंकि ये जो पठारी क्षेत्र है कैनेडियन शील्ड का, ये इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे प्राचीनतम संरचना मानी जाती है, ठीक है। और ये इतनी प्राचीन संरचना है कि इसकी तुलना हम भारत की जो आर्कियन संरचना है उससे कर सकते हैं, उसी काल की है, ठीक। और जैसे आर्कियन संरचना भारत में धात्विक खनिजों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार ये कैनेडियन जो शील्ड है नॉर्थ अमेरिका में, ये भी कहीं ना कहीं धात्विक या जो मेटलिक रिसोर्स है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये थे नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट पठारी संरचना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहां की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी है। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहां की लेक्स के बारे में। तो पहले हम केवल लेंगे कि कनाडा की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी हैं, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो ग्रेट लेक्स है जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वहां पर कौन कौन सी लेक्स है। अब देखिए कनाडा की झीलों की मैं बात करूं तो मैं कुछ लोकेशंस बना रहा हूं। ये कुछ लेक्स हैं कनाडा की जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इनके नाम मैं साइड में लिख दे रहा हूं, इसी क्रम में इनको याद रखिए आप लोग। तो जो सबसे पहली लेक उत्तर में है वो है ग्रेट बियर लेक, दूसरी है ग्रेट स्लैब लेक, तीसरी है अथावास्का झील, चौथा पॉइंट है इसमें रेनडियर। आप अपने एटलस में इनको जरूर खोजें, इसी सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा कनाडा के फिजिकल मैप में। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लैब लेक, अथावास्का झील, उसके बाद है रेनडियर झील, उसके बाद है विनिपेग झील, और विनिपेग झील के बाद लगभग यूएसए की सीमा पर आ जाता है कनाडा के दक्षिण हिस्से पर, इसे नाम दिया जाता है मैनिटोबा लेक, ठीक है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लैब लेक, अथावास्का झील, रेनडियर झील, विनिपेग झील और मैनिटोबा लेक, ये कनाडा की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। इनको इसी क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इन लेक्स से संबंधित, जैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, वो है पोर्ट रेडियम से, जिसका संबंध है कनाडा में ग्रेट बियर लेक से। ग्रेट स्लैब लेक पे इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको हम येलो नाइफ कहते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट सिटी अथावास्का झील पे है
जो पीसेस में आ भी चुका है, जिसका नाम है यूरेनियम सिटी। तो यूरेनियम सिटी कनाडा और इसका संबंध है अथाबास्का झील से। और जो छठा पॉइंट है जो कि मैनिटोबा लेक है, इस पे एक इंपॉर्टेंट सिटी है कनाडा का जिसको नाम दिया गया है विनिपेग सिटी। विनिपेग झील है वो अलग है, विनिपेग सिटी जो है वो अलग है। वो विनिपेग सिटी विनिपेग झील पे ना होकर मैनिटोबा लेक पे स्थित है। विनिपेग शहर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ का स्टेप, जिसको यहाँ पे प्रेरी क्षेत्र कहते हैं, जो कि यहाँ पर गेहूं के लिए बड़ा प्रसिद्ध इलाका है। तो विनिपेग सिटी इसलिए बड़ी फेमस है वर्ल्ड में कि ये विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मार्केट है। विश्व में गेहूं की सबसे बड़े मंडी के रूप में जाना जाता है आपका कनाडा का विनिपेग शहर। लॉजिक इसके पीछे ये है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये प्रेरी स्टेपी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि इस नॉर्थ अमेरिका का इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेल्ट है। तो ये थी कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। इसमें हम इसका जो टॉपिक है ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। तो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका में ये 5 झीलें इंपॉर्टेंट है, एक ये भी है, टोटल 6 झीलें हैं। तो इन झीलों के नाम मैं लिखूंगा। सुपीरियर झील, दूसरा है मिशिगन झील, तीसरा है ह्यूरॉन झील, फिर है एरी झील, एरी लेक, और सबसे ईस्ट में ये है ओंटारियो लेक, ओंटारियो झील। तो इन झील का जो सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पश्चिम से पूर्व को रखें या आप चाहें तो उसको पूर्व से पश्चिम के क्रम में भी याद रख सकते हैं। इसी सीक्वेंस में कई बार प्रश्न होते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील। इसके अलावा एक और सीक्वेंस अगर आप पढ़ना चाहें तो इस झील का नाम है सेंट लेक क्लेयर। थोड़ा डीप अगर पूछा जाए तो ये सेंट लेक क्लियर है जो कि ह्यूरॉन और एरी झील के बीच में है। इस नदी को वैसे अलग से नाम दिया जाता है और इस नदी का नाम डेट्रॉइट नाम, आपने डेट्रॉइट सिटी का नाम सुना होगा, उसी सिटी के नाम पर इसका नाम भी डेट्रॉइट रिवर पड़ा हुआ है, जिसपे ये सेंट लेक क्लियर अवस्थित है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, लेक सेंट क्लेयर, एरी और ओंटारियो लेक। अब जो ये ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका की, जो बृहद झीलें हैं, इनमें केवल जो मिशिगन झील है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी झीलों का संबंध यूएसए और कनाडा की सीमा से है। यानी कि मिशिगन ही पूर्ण रूप से केवल यूएसए में पड़ती है, बाकी जो झीलें हैं वो यूएसए और कनाडा के बीच अवस्थित है। एक प्रकार की इनकी भौगोलिक सीमा भी है। सुपीरियर झील की विशेषता यह है कि आपने कैस्पियन सागर का नाम सुना होगा, एशिया और यूरोप के इलाके में है कैस्पियन सी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। लेकिन विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है कैस्पियन सागर के बाद, वो मानी जाती है सुपीरियर झील। तो ये विश्व की क्या है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम फ्रेश लेक की बात करें, क्योंकि इनका संबंध सब हिमानी ग्लेशियर से ही है, इनका ताजा जल है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट झील तो है, लेकिन फ्रेश लेक वाटर में मीठा पानी या ताजे पानी की अगर बात करें तो विश्व में ताजे पानी की या फ्रेश वाटर लेक में इसका स्थान पहला आता है। इसके अलावा
इसी झील पर एक इंपॉर्टेंट सिटी अवस्थित है अमेरिका की, जो दक्षिण अमेरिका है, उत्तर में कनाडा है, और उस सिटी को हम कहते हैं डुलुथ शहर। ठीक, तो डुलुथ जो सिटी है वो अमेरिका का शहर है, जो सुपीरियर झील के तट पर बसी हुई है। दूसरा आते हैं मिशिगन झील में। लेकिन मिशिगन झील में आने से पहले आपको 3 चीजें और याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर कौन कौन सी कैनाल, नहरें हैं जिससे ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो ये वाली कैनाल है इसे कहा जाता है सू नहर, सू कैनाल, जो कि सुपीरियर और ह्योन को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा जो ह्योन और एरी झील को जो आपस में जोड़ता है, ये जो कैनाल बनी हुई है, इसे कहते हैं एनी कैनाल, जिसका नाम है एरी कैनाल, एरी नहर। और इसके अलावा जो एरी झील और ओंटारियो झील आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक, इस कैनाल को कहा जाता है वेलेंट नहर। 3 इंपॉर्टेंट यहां पे नहरें हैं। सू नहर का संबंध है सुपीरियर झील और ह्योन झील, उनको जोड़ता है। एरी कैनाल का संबंध है ह्योन झील और एरी झील को आपस में जोड़ता है। और जो वेलेंट नहर है ये जोड़ता है किसको? एरी झील को ओंटारियो झील से। वेलेंट नहर से एक इंफॉर्मेशन मुझे याद आई कि इसी क्षेत्र में एक नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है, नियाग्रा फॉल है। और नियाग्रा फॉल की विशेषता यह है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन की दृष्टि से। तो इस नियाग्रा फॉल की लोकेशन इसी वेलेंट नहर पे है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नियाग्रा फॉल जो है एरी और ओंटारियो झील के मध्य में अवस्थित है। तो अगर आपको कभी नियाग्रा फॉल घूमने जाना है तो इसी नियाग्रा फॉल के पास में एक सिटी है, उस सिटी को कहा जाता है बफेलो सिटी। ठीक, तो बफेलो सिटी से ही होकर हम जो है नियाग्रा जलप्रपात देखने जा सकते हैं। तो बफेलो सिटी भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वेलेंट नहर, नियाग्रा फॉल, बफेलो सिटी। इसके अलावा अगर मिशिगन झील की बात करूं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील ही एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। तो मिशिगन झील पे 3 लोकेशन है। एक यहां पर जो सिटी है, 3 इंपॉर्टेंट सिटीज आपको यहां पर मिलेगी अमेरिका की। पहली सिटी है मिलवाकी, दूसरी सिटी आपने सुना होगा शिकागो, और तीसरी सिटी है गैरी। तो यूएसए की जो 3 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, शहर हैं, मिलवाकी, शिकागो और गैरी, ये इसी मिशिगन झील के तट पर अवस्थित है। इसमें जो शिकागो जो शहर है ये इसलिए इंपॉर्टेंट शहर है कि शिकागो एक तो विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी है, मांस उद्योग के लिए सबसे बड़ा जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड में वो है शिकागो शहर। इसके अलावा शिकागो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि शिकागो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, जंक्शन, रेलवे का यहाँ पे जंक्शन है, यातायात के लिए ये चारों से जुड़ा हुआ है। तो विश्व में एक सबसे बड़े रेलवे जंक्शन या सड़क मार्ग के जंक्शन के रूप में भी हम शिकागो शहर को जानते हैं। इसके अलावा मिलवाकी से शिकागो का जो क्षेत्र है, जिस मार्ग से जुड़ा हुआ है, इस मार्ग में हर तरफ जो कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं, उन उपकरणों की एक सीरीज है, पूरी इंडस्ट्रीज यहां पे बसी हुई है, जिसको हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशन बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, मिलवाकी से लेकर आपका शिकागो तक हर क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग हैं जिनका संबंध कृषि उपकरणों को बनाने से है। क्यों यहां पर कृषि उपकरणों से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ? इसका कारण यह है कि इसका जो ये पश्चिमी एरिया है, ये पूरा प्रेरी क्षेत्र है। इस टाइप को हम नॉर्थ अमेरिका में यहां पर प्रेरी क्षेत्र कहते हैं।
और प्रेरी क्षेत्र यहाँ पर क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, अमेरिका का खाद्य जो भंडार है वो यही प्रेरी क्षेत्र है, तो उससे इसकी निकटता है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या हुआ है, पूरी तरह से कृषि आधारित उद्योगों का पूर्णतः विकास हुआ है। इसके बाद ह्यूरोन लेक के बाद आते हैं एरी झील पे। एरी लेक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है यूएसए का, जिसका नाम है डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट विश्व में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है, जो मोटर गाड़ी जो उद्योग है, उसके लिए ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर मोटर गाड़ियां बनाई जाती है, ऑटोमोबाइल्स का ये एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो इस डेट्रॉइट जो सिटी की जो लोकेशन है वो एरी झील के ही तट पे है। इसके अलावा हम बात करें ओंटारियो झील, नियाग्रा फॉल, वेलेंट कैनाल, बफेलो सिटी के बारे में बता चुका हूं। अब ओंटारियो झील कनाडा में भी है, दक्षिण का हिस्सा यूएसए में भी है। तो यहां पर कनाडा के 3 इंपॉर्टेंट सिटी है। कनाडा की सिटी में उत्तर में लिखूंगा। एक सिटी का नाम है यहां पर हैमिल्टन, उत्तर में कनाडा के हिसाब से। एक सिटी थोड़ा सा ऊपर है, ओंटारियो झील पे नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा उत्तर में है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सिटी है टोरंटो सिटी। और एक सिटी और है इस क्षेत्र में जिसे कहा जाता है किंगस्टन। तो कनाडा के 3 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ओंटारियो लेक में, हैमिल्टन, टोरंटो एंड किंगस्टन शहर। हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। बर्मिंघम यूएसए में है, लोहा इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है, आयरन स्टील के लिए, उसके लिए जाना जाता है। टोरंटो सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि कनाडा की राजधानी ओटावा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो शहर है कनाडा, वो सबसे बड़ा जो शहर है जो जनसंख्या के मामले में गिना जाता है वो है टोरंटो सिटी, कनाडा देश का सबसे बड़ा शहर। और इसके अलावा जो ये तीसरा शहर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं किंगस्टन सिटी, ये जाना जाता है एक प्रकार से लोकोमोटिव्स इंडस्ट्रीज, जहां पर डीजल इंजन रेल के बनाए जाते हैं, दैट इज लोकोमोटिव्स इंडस्ट्रीज। उसके लिए कनाडा का किंगस्टन शहर जाना जाता है। अंतिम बात इस ग्रेट लेक्स को लेकर के कि जो ये ओंटारियो झील है, यहां से एक नदी निकलती है जो कि आगे अटलांटिक महासागर का जो बे ऑफ बिस्के है वहां पर गिरती है, उसका निकास क्षेत्र है। और जो ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो से निकलने के पश्चात, और यहां पर कनाडा के 2 इंपॉर्टेंट सिटीज और हैं। एक शहर पड़ेगा कनाडा का यहां पर जिसको नाम दिया जाता है मॉन्ट्रियल सिटी, और एक सिटी इसी क्षेत्र में पड़ता है उसे नाम दिया जाता है क्यूबेक सिटी। ठीक है, तो हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन के अलावा आगे सेंट लॉरेंस नदी जो कि ओंटारियो झील से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, उस पर 3 इंपॉर्टेंट शहर पाए जाते हैं, किंगस्टन के अलावा मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी। मॉन्ट्रियल सिटी की अगर हम बात करें, ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये मॉन्ट्रियल सिटी है, ये नदी दोनों ओर से आगे निकल गई, तो इसका मतलब मॉन्ट्रियल सिटी कहीं ना कहीं लगभग चारों ओर नदी जल से घिरा हुआ है, एक द्वीप का, या इसको हम एक नाम दे सकते हैं मॉन्ट्रियल शहर को कि ये एक प्रकार से क्या है, नदी द्वीपीय शहर। मॉन्ट्रियल इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो वो भारत में जो असम का इलाका है माजुली द्वीप, वो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। लेकिन अगर आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन सा द्वीपीय शहर है जो सबसे बड़ा विश्व का है, तो उसमें जो आंसर आपका माना जाएगा वो मॉन्ट्रियल सिटी को माना जाएगा। और इस मॉन्ट्रियल सिटी का संबंध जो है इसी सेंट लॉरेंस नदी के द्वीपीय क्षेत्र से। आपने वाडा का नाम सुना होगा, वर्ल्ड एंटी
डोपिंग एजेंसी जो कि स्पोर्ट्स में ड्रग्स की टेस्टिंग को लेकर के अथॉरिटी है इंडस्ट्री। तो जो वाडा का जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय भी कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर ही है। और इसी क्रम में देखते हैं क्यूबेक शहर, इसको हम फ्रैंक सिटी भी कहते हैं कनाडा के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस समुदाय, यूरोप से फ्रांस समुदाय आकर यहाँ पर बसा हुआ है, उनकी जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ पर ज्यादा है। तो कनाडा का ये कल्चरल सिटी भी है, फ्रेंच सिटी भी हम क्यूबेक शहर को जाना जाता है। और क्यूबेक के ही पास फिर अटलांटिक महासागर में यहाँ का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। और बंदरगाह जब है तो यहाँ पर जो है शिप जो इंडस्ट्रीज है, जलयान उद्योग का भी क्या हुआ है, इस क्यूबेक क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी पहले कनाडा की लेक्स, उसके बाद हम आए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। ठीक, सिटीज के नाम ध्यान रखिए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्रम क्या है, कौन कौन से कैनाल है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिए। सेंट लेक क्लियर, ठीक, इसी शेड्यूल को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नियाग्रा जलप्रपात है, इन सभी को जो है आप अपने नोटबुक में अवश्य लिखिए। तो दोस्तों ये था हमारा नॉर्थ अमेरिका का भाग 1, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। इसका बेसिक जानकारी नॉर्थ अमेरिका की क्या है। इसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र क्या थे, यहाँ पे पर्वत श्रेणियां कौन सी थी, पर्वत चोटियां इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, पठार को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने झीलों पे चर्चा की। आज के इस भाग में हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका का जो दूसरा भाग होगा उसमें हम नॉर्थ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसको लेकर चलेंगे। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से रिसोर्स हैं, लोहा, कोयला, जो भी संसाधन है उन पर बात करेंगे। कौन कौन से यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उस पर बात करेंगे। और अंतिम रूप से जो इसका पॉलिटिकल जो मैप है, सिटी मैप, ठीक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं कनाडा के, उनकी क्या विशेषताएं हैं, यूएसए के क्या क्या इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब पर हम नेक्स्ट भाग को मेरा करेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।